नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आप राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आपने नामांकन भर दिया। आपकी पार्टी को पूरा भरोसा है कि मुकाबला होगा। फिर अचानक एक दिन शिकायत आती है। एक पुराना कोर्ट केस सामने लाया जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर कहता है आपने जानकारी छिपाई है, आपका नामांकन रद्द किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रिटर्निंग ऑफिसर इतना बड़ा फैसला ले सकता है? क्या हर पेंडिंग कंप्लेंट बताना जरूरी है जहां कॉग्निजेंस हैज नॉट येट बीन टेकन? अब देखते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जो रद्द हो गया वो वास्तव गलत तरीके से रद्द किया गया था? दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। कोर्ट ने कुछ और कहा। कोर्ट ने बोला ये सही मंच नहीं है, आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए। आज हम पूरा मामला समझेंगे शुरू से लेकर के अंत तक। आपको तो पता है कि श्री अरविंद शर्मा जो रिटर्निंग ऑफिसर थे राज्यसभा निर्वाचन मध्य प्रदेश 2026, उन्होंने बोल दिया कि भाई आपका नामांकन हम रद्द करते हैं क्योंकि आपके अगेंस्ट ये एक कंप्लेंट थी। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि समझते हैं। मध्य प्रदेश से 2026 में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना था। विधानसभा में बीजेपी के बाद पास 230 मेंबर असेंबली में 164 एमएलएस थे। इफेक्टिवली उनके पास 61 वोटिंग एमएलएस थे। बीजेपी आराम से 2 सीटें जीत सकती थी, लेकिन तीसरी सीट पर राजनीतिक लड़ाई थोड़ी सी पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट थी। तीसरी सीट पर राजनीतिक लड़ाई की संभावना थी। कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार के रूप में मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतार दिया। उन्हें कांग्रेस के भीतर साफ सुथरी और गांधीवादी छवि वाली नेता माना जाता है, मीनाक्षी नटराजन को। लेकिन नामांकन दाखिल होने के तुरंत बाद विवाद छिड़ गया। आपको ये तो पता होगा कि बीजेपी कैंडिडेट्स वर डिक्लेयर्ड अनअपोज्ड, लाइक तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल एंड महेश केवट। उन्हें इलेक्टेड अनअपोज्ड, ऑल थ्री आर इलेक्टेड अनअपोज्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश टू राज्यसभा सीट्स। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी पृष्ठभूमि समझते हैं। ये ऑब्जेक्शन कहां से आया, बीजेपी ने ऑब्जेक्शन कैसे किया, बीजेपी की अब इस कहानी में एंट्री होती है। बीजेपी के ऑब्जेक्शन क्या थे? बीजेपी के नेता राहुल कोठारी ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक आपत्ति दाखिल की। उनका कहना था कि मीनाक्षी नटराजन ने फॉर्म 26 में एक महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई है। यह जानकारी थी कि हैदराबाद की एक कोर्ट में एक पेंडिंग कोर्ट प्रोसीडिंग। बीजेपी का दावा था कि मीनाक्षी नटराजन उस मामले में रिस्पोंडेंट नंबर 4 या एक्यूज नंबर 4 के रूप में नामित हैं और उन्होंने इस बात का उल्लेख अपने शपथ पत्र में नहीं किया। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। अब देखते हैं कंप्लेन की जो टाइमलाइन थी। अगस्त 2025 में प्राइवेट कंप्लेन फाइल होती है हैदराबाद मजिस्ट्रेट के सामने। शिकायतकर्ता का नाम था ए श्रीलता। मुख्य आरोपी जो थे वो कांग्रेस के लीडर थे। कंप्लेनेंट ने एलएस सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की थी। मीनाक्षी नटराजन रिस्पोंडेंट / एक्यूज नंबर 4 थी।
एलिगेशन उनके अगेंस्ट नहीं थी डायरेक्ट, एलिगेशन बस इतनी थी, शिकायतकर्ता ने ये बोला था। और क्यों मीनाक्षी नटराजन का नाम शामिल किया गया, क्योंकि शिकायतकर्ता का आरोप था कि उन्होंने पार्टी पदाधिकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की। द एलिगेशन वाज दैट शी फेल्ड टू टेक एक्शन एज अ सीनियर कांग्रेस फंक्शनरी डिस्पाइट कंप्लेंट। अब ध्यान ये दीजिए कि पुलिस ने कोई एफआईआर फाइल नहीं की थी अगेंस्ट नटराजन। जो प्रोसीडिंग थी एंटायरली बेस्ड थी प्राइवेट कंप्लेंट और कोर्ट समन में। एलिगेशन ये था कि कंप्लेनेंट ने कहा था कि उन्होंने मीनाक्षी नटराजन से जस्टिस की उम्मीद की थी रिगार्डिंग सेक्सुअल असॉल्ट एंड इंटिमिडेशन बाय अनदर पार्टी लीडर, पर उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। यहां कोई एफआईआर नहीं थी, ये एक प्राइवेट कंप्लेंट थी, यानी सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल शिकायत। यहां से कानूनी बहस शुरू होती है। आपको तो ये पता ही होगा हुआ क्या। नटराजन ने नॉमिनेशन उनका रिजेक्ट हो गया, रिटर्निंग ऑफिसर ने नॉन डिस्क्लोजर कि भाई हैदराबाद के कोर्ट नोटिस का उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट में क्यों नहीं किया डिस्क्लोजर। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया नटराजन की जो प्ली थी और ये कहा है कि स्टेटेड कि डिस्प्यूट ओवर रिजेक्टेड नॉमिनेशन मस्ट बी रिजॉल्व थ्रू इलेक्शन पिटीशन। कंप्लेंट रिटर्न, हैदराबाद मजिस्ट्रेट ने 12 तारीख को यह बोल दिया है, प्राइवेट कंप्लेंट को रिटर्न कर दिया साइटिंग लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, क्योंकि जो एक्यूज है वो करंट और फॉर्मर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। ये एक नई इसमें डेवलपमेंट है। ठीक है, तो कोर्ट का डिसीजन टू रिटर्न द कंप्लेंट प्रोवाइड लीगल रिलीफ टू नटराजन। ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है उसके अगेंस्ट मीनाक्षी नटराजन क्या करेंगी वो देखते हैं आगे। हैदराबाद कोर्ट में क्या हुआ, हैदराबाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिटर्न कर दिया प्राइवेट कंप्लेन अगेंस्ट मीनाक्षी नटराजन, एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाइंग that no criminal case is pending against her. Magistrate issued notice / summon जिसमें नटराजन अपने काउंसिल के थ्रू अपीयर हुई थी। एक रिप्लाई / काउंटर एफिडेविट भी फाइल हुआ था। मैटर रिमेन पेंडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई थी, कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई थी। ब्रॉडर पॉलिटिकल इंपैक्ट ये हो गया कि जो प्राइवेट कंप्लेंट थी उसने मीनाक्षी नटराजन का जो राज्यसभा का नॉमिनेशन था फ्रॉम मध्य प्रदेश उसको रिजेक्ट करवा दिया, बिकॉज उन्होंने ये इंफॉर्मेशन कि उनके अगेंस्ट कोई पेंडिंग कंप्लेंट थी वो डिस्क्लोज नहीं किया था फॉर्म 26 इलेक्शन एफिडेविट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दी है। उन्होंने बोला कि भाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी इन ऑनगोइंग इलेक्टोरल प्रोसेस और एडवाइस किया है कि भाई इलेक्शन पिटीशन के सामने आप जाइए। अब आगे चलते हैं। जो मीनाक्षी नटराजन के अगेंस्ट ये ऐसी कोई कंप्लेन थी शपथ पत्र में जो उन्होंने नहीं बताया था, वो राहुल कोठारी जो प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बताया था। उन्होंने एक लेटर सबमिट किया जो पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने बोला कि भाई श्रीमती मीनाक्षी नटराजन द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र फॉर्म 26 में आपराधिक प्रकरण के संबंध में जानकारी छिपाने / अपूर्ण जानकारी देने के संबंध में मैंने आपत्ति की है। अगर आप इसमें देखें तो बीएनएस की धाराएं 356, 61, 45, 46, 351, 235 एवं 79 में उनको आरोपित दिखाया गया था, ये जो लेटर दिया गया था। ठीक है, तो जो ये प्राइवेट कंप्लेंट थी SR नंबर 4472 ऑफ 2025, इसमें इनको एक्यूज नंबर 4 की तरफ दिखाया गया था। Information is submitted to support the objection for rejection of her nomination। कि भाई अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कंसील की जाती है
तो ये वॉयलेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड रिलेटेड रूल्स का। बीजेपी के महामंत्री जो हैं उन्होंने यही कहा कि भाई पेंडिंग है केस, फेल टू डिस्क्लोज, नटराजन ने फेल किया, वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की इंफॉर्मेशन, तो भाई इनका नामांकन रद्द किया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर का क्या डिसीजन था? रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला कि भाई 9 जून को ये आदेश पारित किया। उन्होंने बोला कि हैदराबाद कोर्ट में मामला जो है अभी लंबित है, नोटिस/समन जारी हो रखा है। मीनाक्षी नटराजन ने जवाब भी दाखिल किया है। इसका मतलब कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी थी, फिर भी फॉर्म 26 में इसका उल्लेख नहीं किया गया, इसीलिए एफिडेविट अपूर्ण माना जाएगा और नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। यहीं से राजनीतिक भूचाल आ गया, बहुत ही प्रोटेस्ट हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। आपको पता होगा कांग्रेस का पूरा केस सेक्शन 223 बीएनएसएस पर आधारित था। यह प्रावधान प्राइवेट कंप्लेंट से जुड़ा है। इसका उद्देश्य यह है कि मजिस्ट्रेट कुछ मामलों में कॉग्निजेंस लेने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुन सकता है। मीनाक्षी नटराजन का तर्क था कि उन्हें केवल नोटिस मिला था, कॉग्निजेंस नहीं लिया गया था, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए थे, इसलिए उनके खिलाफ ऐसा कोई क्रिमिनल केस नहीं था जिससे फॉर्म 26 में वो डिस्क्लोज करना वो जरूरी मानती थी। यही उनका सबसे बड़ा बचाव था। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक गए, कांग्रेस ने तुरंत विरोध शुरू किया। केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन पहुंचा। निर्वाचन सदन के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ। पार्टी ने एलिज किया कि जो रूटीन लीगल नोटिस था वाज बीइंग रॉन्गली पोर्ट्रेड एज क्रिमिनल केस, कि कोई क्रिमिनल केस नहीं था, सिर्फ एक नोटिस था, और नोटिस को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बताकर उम्मीदवार को बाहर कर दिया गया। पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 33A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है। वो ये कहता है कि जो कैंडिडेट है वो रिक्वायर करता है टू डिस्क्लोज ऑल द क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स अगेंस्ट देम। कैंडिडेट मस्ट डिस्क्लोज ऐसे केसेस जो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर, केसेस वेयर चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड, सर्टेन कन्विक्शन एंड सेंटेंसेस। कांग्रेस का आर्गुमेंट ये है कि ये कंडीशन जो थी 33A की वो इस पर्टिकुलर केस में एब्सेंट थी। कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया था, इसीलिए कोई क्रिमिनल केस नहीं था जिसे डिस्क्लोज किया जाए। अगर आप देख सकते हैं तो ये सोनिया गांधी का फॉर्म C7 है जो उन्होंने भरा है ना, जिसमें वेदर चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड और नॉट में उन्होंने नो और ये सब, मतलब ये मैं बस एक प्रोफोमा मैंने आपको दिखाया है कि ऐसे होता है। आगे चलते हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी क्या कहते हैं इस पे, वो देखते हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी मीनाक्षी नटराजन की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने सेक्शन 33A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बोला कि वह केवल उन मामलों की बात करता है जहां 2 साल या उससे अधिक सजा का प्रावधान हो। तो मीनाक्षी नटराजन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में बहस की और बात ये रखी कि भाई जो सेक्शन 33A है वो जो डिस्क्लोजर चाहता है, ऐसा कुछ भी मीनाक्षी नटराजन के अगेंस्ट नहीं था।
तो भाई ये क्यों बोली जा रही है बात जज महोदय की उन्होंने कुछ गलत किया या उन्होंने कोई बात छुपाई? ठीक है, उन्होंने बोला कि सेक्शन 33A आरपी एक्ट देखिए, यह केवल उन मामलों की बात करता है जहां 2 साल या उससे अधिक का सजा का प्रावधान हो और जहां चार्जेस फ्रेम हो चुके हो या चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, इसलिए डिस्क्लोजर की आवश्यकता नहीं थी। और अगर आवश्यकता नहीं थी तो नामांकन रद्द कैसे हो गया? ठीक है, उन्होंने 2 + 2 = 6 का भी आर्गुमेंट रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिस्पोंडेंट की तरफ से कौन था। मुकुल रोहतगी सीनियर एडवोकेट थे जो राइवल कैंडिडेट्स की तरफ से अपीयर हुए थे। दामाशेषधारी नायडू जो थे सीनियर एडवोकेट, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपीयर हुए थे। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो स्टेट के लिए अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी राइट है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन इज ए स्टैट्यूटरी राइट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट एग्जिस्ट प्योरली अंडर द स्टैट्यूटरी स्कीम ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ये पूरा का पूरा जो आपका इलेक्शन लड़ने का एक राइट है, वो जो स्टैट्यूटरी स्कीम बनाई गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अंडर आता है। आर्टिकल 32 इन्वोक नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, आर्टिकल 32 तभी इन्वोक हो सकता है जब फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट की बात हो, वो इन्वॉल्व नहीं है तो रिट ज्यूरिसडिक्शन इस कोर्ट का एक्सरसाइज नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी रेमेडी प्रोवाइड कर रखी है अंडर आर्टिकल 329B, यानी कि दूसरी तरफ आर्टिकल 329B भी खड़ा है। ये संविधान का काफी शक्तिशाली प्रावधान है। ये कहता है कि कोई भी चुनाव केवल इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही चुनौती दिया जा सकता है और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट आमतौर पे हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, इलेक्शन पिटीशन इज एन एक्सक्लूसिव रेमेडी। Any challenge to the rejection of nomination can only be agitated through an election petition. ठीक है, ये रिस्पोंडेंट्स के आर्गुमेंट थे। 329B को समझते हैं, वो कहता है कि नो इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट shall be called in question except by an election petition. ठीक है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस गिव्स एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। No writ petition under Article 32 and Article 226 can be entertained to question the election or nomination. जो ओनली रेमेडी होती है वो होती है इलेक्शन पिटीशन, और प्रोविजन इंश्योर करता है कि इलेक्शन प्रोसेस इंटरप्ट ना हो बाय प्रीमेच्योर लिटिगेशन। इट प्रिजर्व द प्योरिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड फाइनलिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली हेल्ड भी किया है कि आर्टिकल 329B बार्स एनी चैलेंज टू इलेक्शन और नॉमिनेशन ड्यूरिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, क्यों इंक्लूड किया गया? प्रिवेंट करने के लिए कि कोर्ट भाई बार बार इंटरफेयर ना हो ऑनगोइंग इलेक्शन में, टू अवॉइड chaos, डिस्प्यूट्स, डिलेज, अनसर्टेनिटी, टू इंश्योर कि डिस्प्यूट जो है वो डिसाइड हो आफ्टर द इलेक्टोरेट हैज स्पोकन, टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन इलेक्शन प्रोसेस। अब देखते हैं पुन्नू स्वामी का जो प्रिंसिपल था, एनपी पुन्नू स्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर। काफी ऐतिहासिक फैसला है ये इसमें ये सिद्धांत आया 1952 में। ठीक है, जो नॉमिनेशन था मिस्टर एन पुन्नू स्वामी कांग्रेस कैंडिडेट का साउथ मद्रास में कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो रिजेक्ट हो गया। फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट का एक्सेप्ट हो गया। लार्ज नंबर ऑफ कांग्रेस सपोर्टर भाई गैदर हुए, उन्होंने डिमांड किया कि नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई इलेक्शन शुड प्रोसीड अनइंटरप्टेड, एंटायर इलेक्शन प्रोसेस मस्ट गो विदाउट जुडिशियल इंटरफियरेंस, कोई भी जुडिशियल इंटरफियरेंस नहीं होगी, चुनाव अनइंटरप्टेड होगा. इम्प्रॉपर रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन इज एन इलेक्शन डिस्प्यूट. It is a matter within the electoral process and not for court to decide mid-election. Such dispute should be raised after चुनाव होने के बाद इलेक्शन पिटीशन के थ्रू. कोर्ट इंटरप्ट नहीं करेगा इलेक्शन शेड्यूल्स को. पुन्नुस्वामी प्रिंसिपल का कोर्ट टेनेंट्स है. ब्रॉड स्कोप ऑफ इलेक्शन इंक्लूड एंटायर प्रोसेस जब से डेट ऑफ नोटिफिकेशन टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट. स्टैच्यूटरी राइट है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है. जुडिशियल रिस्ट्रेन मैंडेटेड है. कोर्ट मस्ट अवॉइड इंटरफेयरिंग इन इलेक्टोरल मैटर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस. पोस्ट पोल रेमेडी ही मिल सकती है अगर कोई एजिटेटेड है, वो भी इलेक्शन पिटीशन के थ्रू. क्यों सुप्रीम कोर्ट रिलाई करता है पुन्नुस्वामी पे? ताकि प्योरिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड फाइनलिटी बनी रहे, क्योस, डिले एंड अनसर्टेनिटी अवॉइड हो, और इलेक्टोरेट बिल को फ्रस्ट्रेट ना करे लिटिगेशन बार बार करके, और डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और पब्लिक कॉन्फिडेंस भी अपहोल्ड करता है. ठीक है, अब आते हैं कि भाई ये वाली जो बात हुई आपकी कि फॉर्म सेक्शन 33A या फॉर्म 26 में बड़ा क्या है. ठीक है, दामाशेष दारी नायडू, अभिषेक मनु सिंघवी और तुषार मेहता, इन लोगों ने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट है फॉर्म 26 का वो है कि भाई फुल डिस्क्लोजर करो किसी भी पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, चार्ज फ्रेम हुए या नहीं हुए, क्योंकि वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है. वोटर हैज अ फुल राइट टू नो ऑल पेंडिंग केसेस. ठीक है, कि भाई फॉर्म 26 इंश्योर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. इट रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ जितने भी आपके लंबित क्रिमिनल केसेस है. सेक्शन 33A नहीं रीड किया जा सकता टू रिस्ट्रिक्ट फॉर्म 26, क्योंकि 33A कहता है कि भाई पेंडिंग केसेस वेयर चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन. और 26 जो है फॉर्म 26 जो कि एफिडेविट टू बी फाइल्ड है विथ नॉमिनेशन, वो रिक्वायर करता है डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द क्रिमिनल केसेस. अभिषेक मनु सिंघवी का यही आर्गुमेंट था कि वो इनेबलिंग प्रोविजन है सेक्शन 33A, ये स्पेसिफिकली बोलता है कि जहां चार्जेस फ्रेम हो, और फॉर्म 26 बस एक प्रोसीजरल फॉर्मेट है और ये ओवरराइड या डाइल्यूट नहीं कर सकता स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 33A. अब देखते हैं, राइट टू मेक informed choice is fundamental to free and fair election. फॉर्म 26 जो है वो ये मैंडेट नहीं करता, मैंडेट करता है कि डिस्क्लोज करो ऑल पेंडिंग क्रिमिनल केसेस. और जो नैरो रीडिंग है सेक्शन 33A की, वो डिफीट कर देगी वेरी पर्पस ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो जो एफिडेविट है फॉर्म 26 वो सब उसको डिस्क्लोजर फुल एंड ट्रू नेचर में करना चाहिए. अब जो कोर्ट था उसने ये सबमिशन सुना, एक्नॉलेज किया, बट कोर्ट ने इश्यू पे कुछ डिसाइड नहीं किया है. ये डिस्पोज ऑफ हो गई पिटीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 329B एंड पुन्नुस्वामी प्रिंसिपल. नटराजन ने बोला कि भाई कोर्ट शुड इंटरवीन इन एक्सेप्शनल केस. सुप्रीम कोर्ट डिसएग्रीड. कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 329B हमें परमिट नहीं करता डिफरेंट ट्रीटमेंट देने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट को. अदरवाइज कोर्ट वुड हैव टू डिसाइड विच रिजेक्शन इज सफिशिएंटली इलीगल और कौन सा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन गलत थी? भाई ये उन्होंने नहीं बोला है कि वो गलत थी या नहीं थी. क्या रिटर्निंग ऑफिसर सही थे? नहीं. क्या कोर्ट ने कहा कि डिस्क्लोजर जरूरी था? नहीं. कोर्ट ने कोई भी सवाल तय नहीं किया. ठीक है,
कि भाई डिड नॉट डिसाइड कि डिस्क्लोजर मैंडेटरी था कि नहीं, कॉग्निजेंस हैड ऑलरेडी बीन टेकन, ये भी नहीं, फॉर्म 26 ओवरराइड सेक्शन 38 भी नहीं, कोर्ट डिड नॉट डिसाइड वेदर द रिटर्निंग आरओ वाज राइट और नॉट, कोर्ट डिड नॉट डिसाइड वेदर द नॉमिनेशन वाज लीगली रिजेक्टेड। ठीक है, कोर्ट ने इनमें से कोई भी सवाल तय नहीं किया। कोर्ट ने केवल एक सवाल किया कि क्या आर्टिकल 32 के तहत यह पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं, तो जवाब था नहीं, नॉट द राइट फोरम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि हम ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने लगे तो आर्टिकल 329 जो है वो उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए रिट पिटीशन डिसमिस हो गई और बोला गया कि भाई इलेक्शन पिटीशन विथ प्रॉपर रेमेडी यही होगी। फिर हर उम्मीदवार कहेगा कि उसकी गलती वाला मामला एक्सेप्शनल है। कोर्ट ने कहा हम ग्लैरिंग इललीगैलिटी और ऑर्डिनरी इललीगैलिटी की नई कैटेगरी नहीं बना सकते, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता, इसलिए इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए, आपकी रिट पिटीशन हम डिसमिस कर रहे हैं। ये फैसला डिस्क्लोजर पे नहीं था, इन सब पे नहीं था, इसी पे था कि भाई रिट पिटीशन डिसमिस, फाइल इलेक्शन पिटीशन। अब क्या अलग क्या है, अब आगे क्या है कि भाई मीनाक्षी नटराजन की लड़ाई अभी भी जारी है। ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 101C ये भी कहता है कि इम्प्रॉपर रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन चुनाव को रद्द कराने का आधार हो सकता है। अभी लड़ाई काफी जारी है इस चीज पर, है ना। अब हैदराबाद कोर्ट ने क्या किया, इस जजमेंट के बाद हैदराबाद कोर्ट ने जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल हुई थी अगेंस्ट AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, उसको रिटर्न कर दिया, अफर्मिंग कि देयर इज नो पेंडिंग केस अगेंस्ट हर। जो जुरिस्डिक्शनल डिसमिसल था प्रोवाइडेड लीगल क्लैरिटी, इट अकर्ड द सेम वीक जब उनके नॉमिनेशन एफिडेविट रिजेक्ट हुए फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग द केस इन हर एफिडेविट। जो एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे नमपल्ली में, उन्होंने ये बोला कि वो लैक करते हैं अथॉरिटी टू हियर द केस अगेंस्ट सिटिंग लेजिस्लेचर। प्रोसीजरल रिटर्न, द कोर्ट रिटर्न द कंप्लेंट टू द पिटिशनर डायरेक्टिंग कि भाई वो प्रॉपर फोरम में जाएं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए कोई पेंडिंग केस नहीं है और कोई FIR भी नहीं है पेंडिंग अगेंस्ट मीनाक्षी नटराजन। कांग्रेस ने कहा है कि ये ऑर्डर विंडिकेट करता है उनके स्टैंड को, पॉइंटिंग की इलेक्शन एफिडेविट ओनली रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्मर क्रिमिनल चार्ज। बीजेपी का भी स्टैंड क्लियर है कि ऑर्डर वॉज स्ट्रिक्टली प्रोसीजरल, स्टेटिंग इट वॉज नॉट अ डिसमिसल ऑफ एलिगेशन। ऐसा बोला है बीजेपी ने कि भाई ये तो प्रोसीजरल है, कि ये प्रॉपर फोरम नहीं है, वो प्रॉपर फोरम है। अच्छा, अब ये है कि जो कंप्लेनेंट है वो जिन्होंने एलिज किया था सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो पार्टी लीडर के किया था, एक्यूज कांग्रेस लीडरशिप, इनको इन एक्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। खैर अभी के लिए पिटिशनर को दूसरी फोरम में जाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में। तो इलेक्शन पिटीशन क्या होती है इसे समझते हैं। सेक्शन 30 और 80 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन। सेक्शन 80 कहता है कि हाई कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है टू ट्राई द इलेक्शन पिटीशन। सेक्शन 81 कहता है कि पिटीशन जनरली टू बी फाइल्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। और सेक्शन 101C की इम्प्रॉपर रिजेक्शन जो होता है नॉमिनेशन का, वो रिकॉग्नाइज ग्राउंड है फॉर सेटिंग असाइड एन इलेक्शन। ये भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की ही बात करता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, अब हाई कोर्ट की लड़ाई जारी है। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकती हैं थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नॉमिनेशन को पता है रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन बेस था कि भाई जो हैदराबाद कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है उसके बेसिस पे उन्होंने फॉर्म 626 में डिस्क्लोज नहीं किया था। उनकी रिट पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिए, कह के कि भाई इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए हाई कोर्ट में इलेक्शन होने के बाद। अब देखते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में ये केस जा सकता है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ये क्या डिसाइड करेगी कि भाई डिस्क्लोजर रिक्वायर था, क्या फॉर्म 26 रिक्वायर था डिस्क्लोज उसमें करना सारा मैटर, क्या हैदराबाद प्रोसीडिंग अ क्रिमिनल केस वाज देयर, डिड द रिटर्निंग ऑफिसर एक्सीड ज्यूरिसडिक्शन, क्या कॉग्निजेंस लिया गया था और क्या रिजेक्शन लॉफुल था। ठीक है, इन सारी चीजों पे अब मीनाक्षी नटराजन वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर का ये जो केस था उसमें जो जजमेंट है वो कोई डिसीजन ऑफ गिल्ट या इनोसेंस नहीं था, बस ज्यूरिसडिक्शन की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया राइट फोरम नहीं है, आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि मीनाक्षी नटराजन सही थी या गलत थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर सही थे या गलत थे। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा कि यह सही मंच नहीं है, इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए। अब असली लड़ाई हाई कोर्ट में हो सकती है और वही तय होगा कि क्या डिस्क्लोजर जरूरी था, क्या फॉर्म 26 का दायरा सेक्शन 33A से बड़ा है, क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने अधिकारों का अतिक्रमण किया और सबसे बड़ा सवाल, क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन वास्तव में गलत तरीके से रद्द किया गया। अब जवाब आना बाकी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने लोगों के बीच, अपने जो आपका ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आसपास जिनको आपको लगे कि ये वीडियो इम्पैक्ट कर सकता है। सब्सक्राइब करें लॉ कुंभ को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड हो रही है उसकी अपडेट मिलती रहे, क्योंकि कानून की सबसे बड़ी कहानियां सिर्फ फैसलों में नहीं, उनके पीछे छुपे सिद्धांतों में भी होती है। धन्यवाद।